नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक चीज करीब करीब तय होती जा रही है कि बिहार में 2025 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे। ये आप करीब करीब डिसाइडेड है। नीतीश कुमार क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि ये बात जब मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे जो मेरे आधार है मैं उसके आपके साथ आज जरा चर्चा कर लूं। नीतीश कुमार के एक समय सबसे खासम खास रहे और नीतीश कुमार ने नेताओं को तवज्जो छोड़ के, साथियों को तवज्जो छोड़ के, जो सामाजिक जीवन में उनके साथ रहे उनको तवज्जो छोड़ के नीतीश कुमार के सबसे प्रिय आरसीपी सिंह हो गए थे। अब आरसीपी सिंह प्रिय होने के दो तीन कारण हैं। पहला कारण जो मेरी समझ में आता है कि उनका कुर्मी हो। दूसरा कारण वो नालंदा जिले में नीतीश कुमार के गृह जनपद से आते हैं। ये दो इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन थी कि इसके सामने बाकी चीजें गौड़ हो जाती थी। लेकिन तीसरा कारण भी इंपॉर्टेंट था, वो आईएएस थे। आईएएस ही नहीं थे, नीतीश कुमार के पीएस रहे थे। उनको मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर कोई भी अधिकार, कोई भी नेता, और ये अगर आप देखिए तो नीतीश जी ये सब मोदी जी से सीखे। मोदी जी के जो सबसे खासम खास, जो उनके कान में बात कर सकते हैं, जो उनको बता सकते हैं कैसे करिए, किसको टाइट करिए, किसको लूज करिए, कहां से साधन लाइए, कहां से ग्रीस लाइए, क्या करिए, ये मोदी जी भी पूरी तरह से अधिकारी डिपेंडेंट है। उसी तरह से नीतीश कुमार भी पूरी तरह से इन लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनके अधिकारियों के जो जो ताकत होती है और जो रीच होती है वो उनके साथ के नेताओं की नहीं होती है नीतीश जी के साथ। तो आरसीपी सिंह नालंदा जिले के हैं, 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। डीएम बाराबंकी रहे तो बाराबंकी के बड़े नेता हमारे बेनी बाबू थे, बेनी प्रसाद वर्मा, वो भी कुर्मी थे। तो कुर्मी कुर्मी मतलब एक दूसरे से सब लोगों का रिश्ता था। और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे नीतीश जी ने आरसीपी सिंह को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, जब वो मंत्री बने तो बना लिया था। अब उसके बाद तो जिसको कहते हैं कि मतलब डोर से डोर मिल गई। आरसीपी सिंह साहब ने 2010 में इस्तीफा दिया नौकरी से और जेडीयू को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया। जेडीयू ज्वाइन करते ही, पहले से सब तय था, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया, उनको तुरंत राज्यसभा भेजा गया। नीतीश कुमार जी के पास एक लंबी फहरिस्त होती है, उसमें 2 बार उनको राज्यसभा भेजा। मैं ये भी आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस को एक ट्रंकेटेड, जब जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट दिया था नीतीश जी ने मुजफ्फरपुर से, और जॉर्ज साहब इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, इंडिपेंडेंट जैसे मतलब लड़ गए थे, चौथे पांचवें नंबर पे आए थे, तब उनको एक 1.5 साल के लिए वाला, जो मतलब जो कोई छोड़ता है ना, कोई राज्यसभा का सांसद होता है, छोड़ देता है, बचा हुआ टर्म होता है, उस टर्म के लिए 1.5 साल के लिए जॉर्ज साहब को एमपी बना दिया, सांसद बना दिया। लेकिन आरसीपी सिंह साहब को 2 फुल टर्म सांसदी के मिले। और यही नहीं मिले, इतने घनिष्ठ हो गए और उनके इतने विश्वास पात्र हो गए कि नीतीश जी ने दिसंबर 2020 में सारा, जिसको कहते हैं, राजपाठी सौंप दी। बिहार इलेक्शन हो गया था 2020 का। नीतीश जी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। नीतीश जी ने उसके बाद कुछ पॉलिसीज बनाई थी। उन पॉलिसीज बनाने में आरसीपी सिंह का की अहम भूमिका थी, चाहे वो शराबबंदी वाली पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी। और जिस तरह से
लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने उनको डैमेज किया था, वो भी मतलब उस प्रहार को शायद आरसीपी सिंह भी झेले थे। लेकिन नीतीश जी ने अपनी पार्टी की बागडोर उनके हाथ में दी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मतलब मुझे ये हरदम ये लगता है कि देखिए जो नौकरशाह है, मैं नौकरी के बैकग्राउंड से आया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानता हूं कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व सार्वजनिक जीवन में के व्यक्ति जो नेतागिरी जिसने की है जीवन में, उसी के हाथ में। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये लोग सहयोगी के रूप में हो सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इनका रोल हो सकता है, पर नेतृत्व तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो आम जन से जिसका सरोकार हो। किस आईएएस का आम जन से सरोकार होता है? खैर, ये दिसंबर 2020 में नेशनल प्रेसिडेंट बने और फिर इन्होंने स्वयं बीजेपी से निगोशिएट किया और सब अकेला एक एक ये बनाए गए और ये अकेले मंत्री जुलाई 2021 में बने। कुछ चीजें समझने वाली है। बीजेपी किस तरह से कार्य करती है ये भी एक समझना है। बीजेपी बहुत माइन्यूटली हर एक को ऑब्जर्व करती है। बीजेपी बहुत ठीक से ये देखती है किसका वीक पॉइंट है, कौन क्या है, किसको काटो, किसको बांटो, किसको छाटो, किसको किसको काटो, ये सारी चीजें बीजेपी करती है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने इनको मंत्री बनाया और ऐसा वातावरण कर दिया कि ये मंत्री पद छोड़े, इनको जनता दल यू से एक्सपेल किया गया। जनता दल यू से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में एक्सपेल हो गए और फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर। और एक्सपेल होने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं, नीतीश जी भी 9 अगस्त 2022 में भाजपा का साथ छोड़ के एनडीए छोड़ दिए। अब आरसीपी सिंह को लेकिन बीजेपी पाल के रख रही थी और उनको मई 2023 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब उनका एजेंडा क्या था? उनको उनको एजेंडा ये दिया गया, उनको काम ये दिया गया कि नीतीश कुमार को ठीक करना है। आपका ब्रीफ ये है कि आप उनके जिले के हैं, उनकी जात के हैं, उनको ठीक करना है, उनकी यूटिलिटी खत्म करनी। चलिए भाई, वो इस काम पे लग गए। लेकिन कुछ भाग्य का चक्र ऐसा चला कि नीतीश कुमार जिनकी जिनके बहुत से साथी हैं, मेरे कुछ साथियों ने उस पे किताब भी लिखी है, हालांकि चर्चा भी करते हैं कि नीतीश, उनका कहना यह है कि भाई नीतीश कुमार दी आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया अलायंस, ट्रीटमेंट सही नहीं मिला इंडिया अलायंस में, उन्हीं को कन्वेनर बनाना चाहिए था। एक ऐसा कन्वेनर, मतलब आज की तारीख में अगर आप पीछे मुड़ के देखिए तो क्या नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना ठीक था? जो महज अपने चीफ मिनिस्टर पद के लिए इधर से उधर, उसको रातों रात यहां से वहां शिफ्ट होने में एक बार भी पलक भी झपकने की बात नहीं थी। उसको आप देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी की बागडोर देने के फिराक में थे। क्या वो निर्णय सही होता? इसकी भी बात। अब जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए तो आरसीपी सिंह की क्या जरूरत बीजेपी को? आरसीपी सिंह तो अब यूटिलिटी नहीं। आरसीपी सिंह को लगा था कि मुझे बहुत महत्व दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की एक आदत अच्छी है, जैसे मैं भी काफी कागज फाड़ता नहीं हूं, रखे रहते हैं। जो मैं रोज शो करता हूं आपके साथ, उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है, उसके जो नोट्स बनाता हूं, वो सब रखा रहता है, फाड़ता नहीं। उसी तरह से बीजेपी फाड़ती नहीं है किसी नेता। आरसीपी सिंह है, पड़े रहिए। अब आरसीपी सिंह की अब यूटिलिटी समझ में आई। आरसीपी सिंह ने कल 21 अक्टूबर थी, उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान पटना में किया और पार्टी का नाम रखा आप सबकी आवाज। और जैसे मोदी जी एक्रोनियम से बहुत प्रभावित रहते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म, वो इतने प्रभावित थे, उन्होंने कल अपने भाषण में 5-7-10 मिनट तो इसी पे प्रेस वार्ता में बताते रहे कि इसका नाम आशा है। आशा, ए से आप सबकी बात, आप सबकी आवाज, माफ कीजिएगा, आप सबकी आवाज, ये ए से और आशा, और आशा पे उन्होंने काफी देर टाइम खर्च किया। और फिर उसके बाद मुझे हरदम एक दुख होता है इस बात का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज 31 अक्टूबर को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सरदार पटेल की वर्षगांठ का जन्मदिन। सरदार पटेल को ये सारे हमारे कुर्मी नेताओं ने, उनको कुर्मियों का नेता बना के रख दिया है। मैं जब बड़ा हो रहा था, तो सरदार 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 थे, वो नेता थे, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ऑफ कास्ट और रिलीजन,
उनको उनकी अगुवाई लोग मानते थे, लेकिन उनके सजातीय लोगों ने आज उनको कुर्मी नेता के रूप में उनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश होती है। आरसीपी सिंह ने कल ये भी अनाउंस किया कि उनका झंडा कैसा होगा, पीला ऊपर होगा तो नहीं, हरा ऊपर होगा, पीला बीच में होगा, नीला, ये सब उन्होंने कर दिया। और फिर उन्होंने बहुत सफाई से ये बताया कि हम 140 सीट पे चुनाव लड़ेंगे 2025 विधानसभा। मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता दूं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर निकल के 135 सीट पे 2020 का चुनाव लड़ी थी। 135 में उसका एक कैंडिडेट जीता था, लेकिन चुनाव लड़ी थी 135। और उस 135 लड़ने का से फर्क क्या पड़ा था? नीतीश कुमार की जनता दल यू, जो एनडीए के सबसे बड़े दल के रूप में, जनता दल यू याद रखिएगा 2020 का चुनाव 115 सीटें उसको मिली थी, बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। जनता दल यू ने 115 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको सेबोटॉज कराया गया था। सेबोटॉज अमित शाह ही करा रहे थे, अमित शाह के ही शाह पे ये सब हुआ था। और 115 से नीतीश जी आ गए थे 43 सीट, 43। वहां बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि ये याद रहे कि कितनी सीटें कहां हैं, क्या हैं। सिर्फ नीतीश जी 115 में आ गए थे 43। अब इसके बाद हम और वीआईपी पार्टी भी उस समय एनडीए का हिस्सा थी। हम के 7 लोग थे और वीआईपी पार्टी के 4 विधायक थे। तो करीब 128 ये हो गए थे और इनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई थी 243 की विधानसभा। लेकिन नीतीश जी की हैसियत अब 43 पार्टी विधायकों की रह गई थी और वो पूरी तरह से बीजेपी पे आश्रित थे, पूरी तरह से बीजेपी पे आश्रित। अब जरा ये समझना है कि ये पार्टी क्यों बनाई है आरसीपी सिंह। मैं बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, या जो कहते हैं अपनी रणनीति या अपनी पेशबंदी शुरू कर दी। अब उसको 2-3 लेवल पे खेला जा रहा है। नंबर 1, नीतीश जी की क्या वो पकड़ अपनी पार्टी में रह गई जो पहले थी, कि उनकी एक आवाज पे सारे लोग पार्टी से इधर उधर हो जाते हैं। जैसा कहा गया कि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में आए तो उसमें 3-4 प्रमुख लोगों की भूमिकाएं थी। पार्टी का एक बड़ा वर्ग उस समय मानता था कि ये छोड़ के जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 3-4 लोगों ने उसको छोड़ के आ गए। और वो 3-4 लोग ऐसे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में हैं और उनके प्रभाव में। तो क्या नीतीश कुमार जी की वो पकड़ अब रह गई है कि अगर वो फिर पार्टी को इधर से उधर कहीं या कहीं और ले जाना चाहे तो क्या सब लोग उनके साथ जाएंगे? मेरी अपना आकलन यह है कि अगर नीतीश कुमार जी 16 एमपी के साथ फिर से पार्टी चेंज करने की बात करेंगे तो इस बार पार्टी टूटेगी। टूट के वो कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, लेकिन इस बार पार्टी टूटेगी। इस बार इतना आसान नहीं होगा नीतीश जी को 16 एमपी को अपने साथ ले जाना। और यही से शुरू होता है कि बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार की पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया। और एक चीज और जान लीजिए, नीतीश कुमार इसको रीड कर लेते होंगे, जब मेरे जैसा व्यक्ति भी इसको अगर समझ लेता है। बीजेपी का एक चीज और समझने की जरूरत है, वो आपके सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को टारगेट करते हैं। मैं नीतीश कुमार से शुरू करके 2-3 एग्जाम्पल और दे दूंगा। आप ये बताइए, नीतीश कुमार के सबसे सगे कौन थे? प्रशांत किशोर, छोड़ के चले गए। और आज किसके इशारे पे प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं और उनका और किसको टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? सबसे ज्यादा टारगेट नीतीश कुमार को। पैसा कहां से आ रहा है, साधन कहां से आ रहे हैं, ये आप जानिए। फिर दूसरे सबसे खास आदमी के नीतीश कुमार के बिल्कुल मतलब खासम खास विश्वास पात्र नंबर 1 आरसीपी से इसके इशारे पे काम कर रहे थे बीजेपी। और अब बहुत पुराने साथी हैं, ललन ललन कुमार नीतीश जब समता पार्टी बनी उस समय से के पहले से नीतीश जी के साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज बीजेपी ने, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, पूरी तरह से ललन कुमार पे डोरे डाल के उनको अपने पक्ष में कर लिया है। मैं
ये कहना बहुत मुश्किल होगा आज की तारीख में कि वो जाएँगे कि नहीं जाएँगे। लेकिन जैसा ललन जी इस अ, वाप मतलब नीतीश कुमार जी की एनडीए वापसी से पहले जो जो मैं उनके ऊपर रखता कि नहीं, नहीं ये इधर-उधर नहीं होंगे, अब वो नहीं कर सकते। तो और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी सबसे आपका जो घनिष्ठ है उस पे वो करते हैं। शरद पवार के सबसे घनिष्ठ कौन? अजीत पवार, तोड़ा। उद्धव ठाकरे के सबसे घनिष्ठ शिंदे, तोड़ा। ममता बनर्जी के सबसे घनिष्ठ शुभेंदु अधिकारी, तोड़ा। अखिलेश यादव के सबसे घनिष्ठ शिवपाल यादव, तोड़ा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वो जो सबसे आपका टारगेटेड है उसको तोड़ती है बीजेपी। ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी दिक्कत। कांग्रेस पे आप लिस्ट ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस इज अ लार्जर पार्टी, उसके अपने फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल ड्रिवन पार्टीज हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, अ, मतलब आप नाम किसी का भी ले लीजिए, वो उनको टारगेट करते हैं और आपके सबसे खास आदमी को आपके आपके पास से ले जाते हैं। ये नीतीश कुमार को क्या समझ में नहीं आता है। अब नीतीश कुमार जी के पास विकल्प क्या है? नीतीश कुमार जी के पास एक पहला विकल्प है, क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड है। नीतीश कुमार के 140 सीट पे लड़ाने जा रहे हैं आरसीपी से। उसी तरह से प्रशांत किशोर भी वहां ताल ठोक रहे हैं। ये सब लोग किसको टारगेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, एआईएमआईएम की जब हम लोग बात करते हैं तो एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार एक एक अकेले उस तरह के नेता है जिनको मुसलमान वोट देने में उसको बहुत दिक्कत नहीं होती। नीतीश ने वो अपना क्रेडेंशियल बचा के रखा है। सब नहीं देंगे, मेजोरिटी नहीं देंगे। अगर वो एनडीए में है तो ये नहीं है कि सारे मुसलमान, लेकिन उनको देने में कोई कोई उसको ऐसा नहीं कि नहीं हम नहीं देंगे किसी हालत में। अब नीतीश कुमार जी के पास विकल्प यह है कि भाई जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है बीजेपी में रहें, और बीजेपी में अगर रहेंगे तो अब 43 सीटें थी तो 20-25 सीट पे उनको किया जाएगा। और इस बार बीजेपी उनको 115 सीटें तो देंगे नहीं, 43 के सामने 70 दे देगी, 75 दे देगी। अब नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन में वापस आ सकते हैं? खुला सकते हैं। लेकिन अगर वापस आएंगे तो क्या वो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार रहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार केवल और केवल तेजस्वी यादव रहेंगे इंडिया गठबंधन में, बिहार में। क्योंकि अगर वो ये नहीं किए तो उनकी पार्टी में भी बहुत रिसेंटमेंट होगा। लोग जो लड़ रहे हैं जनता दल से, बीजेपी से, वो अब नीतीश कुमार को सिर आंखों पर बिठाने को तैयार नहीं। मैं एक अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं जिससे स्पष्ट हो जाए कि बीजेपी क्या कर रही है। ये आरसीपी सिंह साहब का पैसा कहां से आ रहा है? इनका आरसीपी सिंह या रामचंद्र प्रसाद सिंह माई नेता .com करके आप खुद गूगल कर लीजिए। इनके पास कुल एसेट जो इन्होंने अपनी एफिडेविट में दिया था, इनके पास कुल एसेट 2,73,00,000 रुपए। कुल 2,73,00,000 रुपए में क्या पार्टी चलेगी? इनके पास कुल जमीन 1.08 एकड़ है, 1 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताई है 4,86,000 रुपए। हाँ, एक चीज इनके पास ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्य की बात थी कि एक आईएएस अधिकारी, इनके पास एक गन है, इनके पास एक .315 की बोर की राइफल है, इनके पास एक डबल बैरल गन है। मतलब एक आईएएस अधिकारी, ये अब मालूम नहीं ये 3-3 असलाहा क्यों लेके चलता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन पैसा कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे? इन सारे उसमें चीजें बहुत स्पष्ट है, जिसको कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। हम अगर पढ़ ले रहे हैं तो नीतीश जी तो हमसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा इस चीज को पढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले समय में बिहार बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन के बाद बिहार की राजनीति में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। वो क्या आएगा ये अभी थोड़ा मुश्किल है। नीतीश जी का तो एक ही है कि भाई हमें मुझे चीफ मिनिस्टर रहने दो, लेकिन बीजेपी अब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं रखेगी। इंडिया गठबंधन में मेरे ख्याल में उन्होंने अपने रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब नीतीश जी क्या रास्ते निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव
का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।